एक जमाने में गजेंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई थे। दोनों में से बड़ा भाई हरि बहुत ही खुदगर्ज था और गिरी बहुत ही नेक दिल था। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। पिता रामा ने बहुत मेहनत मशक्कत करके दोनों को बड़ा किया था। रामा बुढ़ापे और बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ लेते हैं और एक दिन अपने बड़े बेटे हरि और उसकी पत्नी वरलक्ष्मी को बुलाकर कहते हैं, हरि, तेरा छोटा भाई बहुत ही मासूम है। कुछ भी देने के लिए बुलाओ तो प्यार से करीब आता है और मारने की बात करो तो डर से दुबक जाता है। वजह कुछ भी हो वो किसी से सवाल नहीं करता है। मेरे बाद उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। अपनी बीवी को समझा देना कि उसे अपना देवर नहीं भाई समझे। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। हमारे पास जो भी जायदाद है वो तुम दोनों आधा आधा बराबर हिस्से में बांट लेना। मैंने सोचा था मरने से पहले एक अच्छी लड़की से शादी करवा कर उसकी गृहस्थी बसा दूं, लेकिन भगवान ने मुझे वो सौभाग्य नहीं दिया। वो जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधे पर सौंपता हूँ बेटा। पिताजी, अभी आप ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? आप इन सारी बातों को बेवजह सोचकर अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए पिताजी, ये अच्छा नहीं है। हरी, मैं ये सब बोल रहा हूँ, तू ये सुनकर गुस्सा मत करना बेटा। यदाव तद्भवती कहते हैं, दुर्योधन को इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा इंसान नजर नहीं आया। तुम्हारा जैसा विचार होगा तुम्हारे साथ वैसा होगा बेटा। रामा के ऐसे कहते ही हरि को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अभी ये सारी बातें मेरे सामने बोलने की क्या जरूरत थी पिताजी? बोलिए, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे विचार और चरित्र बुरे हैं? अरे, ये हमारे पिताजी हैं, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। सुनने में हर्ज क्या है और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा हरि की पत्नी कहती है। पिताजी, भैया और भाभी की बातें सुनकर गिरी वहाँ आकर उनसे कहता है कि पिताजी, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। मैं भैया के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भैया को परेशानी हो। छोटे भाई की बात सुनकर हरि गुस्से से कहता है, पिताजी का तुम्हारे प्रति जो प्यार है वो मेरे प्रति नहीं है मेरे भाई। अभी ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? तू आग में उठने वाले धुएं की तरह हवा का रुख जिस ओर होता है तू उसी तरफ हो लेता है, लेकिन तेरा भाई आग की तरह है। उसके अंदर चाहे कुछ भी डाल दो वो जलकर भस्म हो जाता है। रामा की ये बात सुनकर हरि शांत हो जाता है, लेकिन अंदर गुस्से में रहता है। तब गिरी कहता है कि पिताजी, आपको शांत रहने के लिए बोला था ना पिताजी, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे समझ में आ गया है। मेरे शरीर में जो रिश्ता था वो अब टूटने वाला है। अब तुम्हारे साथ जीने का समय पूरा हो गया है। अब मैं तुम्हारी माँ के पास जाने वाला हूँ। हरि, अपने छोटे भाई का ठीक से ख्याल रखना। ये कहने के बाद रामा का देहांत हो जाता है, जो देखकर दोनों भाई रोने लगते हैं और उसके बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वरलक्ष्मी हरि से कहती है कि सुनिए, जिस घर में मातम हो, अगर साल गुजरने से पहले वहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो आगे अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है। किसी अच्छी लड़की से अपने भाई की शादी करवा दो। कुछ दिन वो हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद उनके लिए हम अलग घर बनवा कर देंगे। ये बात सुनकर हरि कोई भी जवाब नहीं देता है। क्या बात है जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो बोलिए। तुमने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। क्यों? कोई कहानी सुनाई मैंने? मजाक मत करो। उसकी शादी अगर करवा दी तो इस जायदाद को 2 हिस्सों में बंटवारा करना पड़ेगा। शादी में कितने सारे खर्च होंगे, इतने खर्च की क्या जरूरत है? तो फिर आपका इरादा क्या है? आप उसकी जिंदगी भर शादी नहीं करवाओगे? क्या उसे जिंदगी भर अकेला ही रहना पड़ेगा? मैं उसकी शादी करवाऊंगा, लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी समझदार लड़की, बड़े घर की बेटी नहीं होगी। किसी अनाथ लड़की से शादी करवाऊंगा। फिर वो और उसकी बीवी इधर ही हमारे साथ किसी कोने में पड़े रहेंगे और इस तरह से हमारी जायदाद को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी जायदाद के बंटवारे की बात नहीं करेगी। वो अनाथ लड़की आएगी, वो ये सोचकर कि उसका कोई नहीं है, वो अपनी जुबान बंद करके रखेगी। फिर इस जायदाद के सहारे हम और हमारे बच्चे खुशी से जिएंगे। इस तरह से हरि अपने मन के अंदर का जहर उगलता है, जिसे सुनकर वरलक्ष्मी को बहुत आश्चर्य होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि आपके भाई की अच्छी जगह शादी हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे ससुर जी की आत्मा तड़पेगी। मैं अपनी आत्मा के अलावा किसी और की आत्मा की परवाह नहीं करता। मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूँ। तुम मेरे विचार और नींद में खलल डालने के बजाय चुपचाप जाकर सो जाओ।
मुझे सुबह जल्दी पड़ोस के गांव में जाना है, वहाँ मैं एक जमीन खरीदने वाला हूँ। ये कहकर हरी सो जाता है। अगली सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर हरी घर से निकलता है। तभी घर के बाहर हरी की मुलाकात जगन्नाथ नाम के बुजुर्ग से होती है। जगन्नाथ रामा के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या हरी, कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ चाचा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा। आइए आइए बैठिए। हाँ, यहाँ तक आया हूँ तो बिना बैठे कैसे जाऊँगा? बैठता हूँ। अच्छा, तेरा छोटा भाई गिरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अपने पिता के मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाया अभी तक। तुम्हारे पिता गिरी को बहुत प्यार करते थे बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है चाचा जी, वो तबेले में काम कर रहा है। रुक जाइए, बुलाता हूँ। वो तबेले में काम क्यों कर रहा है? तुम्हारे घर के नौकर सब कहाँ चले गए हैं? जगन्नाथ ऐसा पूछता है। उसके जवाब में हरी तिल मिलाकर जवाब देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, नौकर की तबीयत खराब है इसलिए वो 2 दिन से काम पर नहीं आया है। ऐसे में अपने घर का काम हमें ही करना पड़ेगा ना। मुझे जरूरी काम से पड़ोस के गांव में जाना है, इसलिए मैंने उसको काम करने के लिए बोला था। तब वरलक्ष्मी जो अंदर से आ रही थी उनकी बातें सुनकर कहती है कि ये क्या कह रहे हैं आप? नौकर की तबीयत खराब है? आप ही ने तो कहा था कि आपने उसे नौकरी से निकाल दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरी बुरी तरह चौंक जाता है और वो गुस्से से कहता है कि उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया था, नौकरी से नहीं निकाला है। नौकर को अगर नौकरी से निकाल देंगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? अरे बेटे, बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बीवी ने अनजाने में सच बोल दिया के बाद तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, वो दिख रहा है। खैर, कोई बात नहीं है। तू पड़ोस के गांव में जाने की बात कर रहा था ना, लगता है तुझे देरी हो रही है। तू जाकर आजा, मैं कुछ देर यहाँ रुककर तेरे छोटे भाई गिरी से मिलकर चला जाऊंगा। जगन्नाथ सारा मामला समझ जाता है। रामा की जायदाद से लेकर उसके पारिवारिक मामले सब कुछ जगन्नाथ को पता थे। कहीं ये बात जगन्नाथ गिरी को ना बता दे, इस डर से हरी कहता है कि अरे चाचा जी, मेरा जाना इतना भी जरूरी नहीं है। वो तो बस पड़ोस के गांव में मेरा दोस्त रहता है, उससे मिलने जाना था बस। ये क्या जी, आजकल आपको कोई भी बात याद ही नहीं रहती है। पड़ोस के गांव में आपको जमीन खरीदनी है, उसे आप देखने जाने वाले थे। आपने ये भी कहा था कि पसंद आ गई तो आज ही पेशगी देकर आएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम नहीं है, बस दोस्त से मिलने जाना था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मासूमियत में वरलक्ष्मी सारी बातें बोल देती है और हरी की बोलती बंद हो जाती है। जगन्नाथ ये सब सुनकर कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है बेटी। बहुत दिनों से तेरा पति समझदारी से काम ले रहा है। नौकर को काम से निकालना, बिना किसी को बताए जमीन लेना, गिरी के लिए रिश्ता लेकर आया था। लेकिन हरी का कहना है कि उसकी हालात अभी ठीक नहीं है, आप रिश्ता कहीं और देख लो। जगन्नाथ इसके आगे कुछ और बोले उससे पहले जगन्नाथ की बात काटकर हरी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाल में ही पिताजी की मौत हुई है, इतनी जल्दी शादी क्यों? और इसके लिए अभी वो राजी भी नहीं होगा, इसलिए ये सोचकर मैंने ऐसा कहा, आप संबंध कहीं और देख लो। उनको शक न हो इसलिए हरी ऐसा कहता है। उन लोगों को तुमने क्या बोला? उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? सारी बातें मुझे पता है हरी। रिश्ते के लिए उनको भेजने वाला खुद मैं हूँ, और वो कोई गैर नहीं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच जो दोस्ती थी, उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की हमारी इच्छा थी, और इसलिए ही मैंने ये काम किया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। दुखी होकर जगन्नाथ ऐसा कहता है और फिर हरी वहाँ से सर झुकाकर निकल जाता है। फिर जगन्नाथ गिरी को ढूंढते हुए तबेले में जाते हैं। वहाँ गिरी को गोबर उठाता देख जगन्नाथ बहुत दुखी होते हैं। गिरी का जन्म जब हुआ था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए रामा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। लेकिन हरी गिरी के साथ ऐसा करेगा किसी ने नहीं सोचा था। जगन्नाथ को सामने देखकर गिरी के हाथ में जो गोबर की टोकरी थी, गिरी उसे नीचे रखकर जगन्नाथ के पास जाता है। अरे चाचा जी, आप कब आए? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गिरी बहुत ही सम्मान से पूछता है। ये सब क्या है बेटा? यहाँ का सारा काम तुम क्यों कर रहे हो बेटा? तुम्हारी शराफत तुमसे ये सब करवा रही है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। मेरे साथ ऐसा क्या हो गया चाचा जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू हमेशा खुश रहेगा क्योंकि तू साफ दिल का इंसान है।
लेकिन तेरा भाई जो तेरे साथ कर रहा है तुझे पता नहीं है क्या? मेरे भैया मेरे साथ विश्वासघात क्यों करेंगे? किसी ने आपके कान भरे हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी अच्छी सोच तुमसे ये कहलवा रही है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को वो लोग तुम्हारी बेवकूफी समझ रहे हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जायदाद को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। इस तरह से सारी बातें गिरी को जगन्नाथ बताते हैं। चाचा जी, मेरे भैया मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं ये मैं विश्वास नहीं करता। अगर मेरी शादी से हम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाए तो ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। मैंने पिताजी को वचन दिया है, मैं कभी मेरे भैया के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है। गिरी मासूमियत से जवाब देता है, जिसे सुनकर जगन्नाथ को उस पर दया आती है। अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता बेटा। अब तो तुम्हारे पिता ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर परंतु बहुत चिंतित होकर जगन्नाथ चले जाते हैं। हरि पड़ोस के गांव में अपना काम निपटाकर वापस लौट रहा होता है और रास्ते में एक जंगल पड़ता है। हरि जंगल के रास्ते से जब गुजर रहा था तब उसको वहाँ एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल होते हैं। उसमें से एक कमल का फूल सोने की तरह चमक रहा होता है, जिस पर हरि की नजर पड़ती है। हरि झट से तालाब में उतरकर फूल को तोड़ने जाता है। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, तुम उस कमल के फूल को हाथ मत लगाना। वो आवाज सुनकर पहले तो हरि डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर कहता है कि आप कौन हैं और ये कमल का फूल लेने से मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं इस वन की परी हूँ। महीने में एक बार ये कमल का फूल खिलता है और इस फूल से मैं भगवान की पूजा करती हूँ। अगर तुमने फूल ले लिया तो मैं परमेश्वर की पूजा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तुम ये फूल नहीं ले जा सकते हो। आप इस फूल से परमेश्वर की पूजा करेंगी तो आपको परमेश्वर से आशीर्वाद मिलेगा, और मैंने ये फूल नहीं लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हरि अपने स्वार्थ को आगे रखकर ऐसा सवाल करता है। ठीक है, इसके बदले तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन ये फूल तुम नहीं ले जा सकते, वन की परी ऐसा कहती है। हरि कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, तो मैं अपनी इच्छा बताता हूँ। मैं जो भी इच्छा करूँगा वो तुरंत पूरा होना चाहिए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए देवी। तथास्तु, आज के बाद तुम अपने मन में जो भी सोचोगे वो तत्क्षण पूरा होगा। वन की परी ऐसा वरदान देती है। वरदान लेकर हरि उस फूल को छोड़कर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ को देखकर हरि सोचता है कि परी ने जो वरदान दिया है वो सच है कि नहीं, उसकी परीक्षा ली जाए। इस पूरे पेड़ में फल लग जाए। हरि ऐसा सोचता है और वो पेड़ फल से लद जाता है। हरि जितना खा सकता था उतना खाकर बाकी के फल एक बोरी में भरकर घर ले जाता है। लौटने में आधी रात हो जाती है। घर के बाहर सोया छोटा भाई गिरी बोरी में फल देखकर पूछता है कि भैया इतना सारा फल कहाँ से मिला, और इस मौसम में तो आम कभी फलता ही नहीं है। पूरा वाकया हरि अपने छोटे भाई को सुनाता है, जो सुनकर गिरी कहता है, सच में भैया आप कितने भाग्यशाली हैं। वन परी साक्षात आपके सामने आकर आपको वरदान दी हैं। इस वरदान के जरिए कोई भी इंसान गरीब न हो ऐसा नेक काम कर सकते हैं आप। वन देवी ने मुझे वरदान दिया है तो मुझे क्यों गांव वालों का भला करना है। उस वरदान को केवल मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, दूसरों के लिए नहीं। हरि जब ये बात अपने भाई से कह रहा था तब उसकी पत्नी नींद से उठकर बाहर आती है। उसकी परछाई देखकर हरि डर जाता है और मन में सोचता है, ये क्या, घर से भूत बाहर आ रहा है। हरि के सोचते ही उसकी पत्नी भूत बनकर उसके पास आती है, जिसे देखकर हरि मन में सोचता है, कहीं ये भूत मुझे निगल तो नहीं जाएगा। तभी भूत बनी पत्नी हरि को निगलने के लिए उसके नजदीक आती है। ये देखकर गिरी हरि को कसकर पकड़ लेता है। मैं बस इसे निगलने आई हूँ, तुझे नहीं। तू इसे छोड़कर दूर हो जा, चले जा। ये धमकी सुनकर गिरी बिल्कुल नहीं डरता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना है तो हम दोनों को एक साथ खा जाओ, लेकिन अगर तुम अकेले मेरे भाई को खाने की सोचोगी तो इसके लिए मैं नहीं छोड़ सकता। अपनी जान की परवाह किए बिना छोटे भाई को भूत से लड़ता हुआ देखकर हरि को अपनी गलतियों का एहसास होता है। भाई, ये मेरे पापों का फल है। वो पाप मुझे निगलने वाला है। मैं तुझे धोखा देने की सोच रहा था और तुम मेरी जान बचाना चाहते हो। तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैंने जो पाप किया है उसकी यही सजा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई।
पश्चाताप की आग में जलकर हरि ऐसा कहता है। फिर गिरी अपने भाई से कहता है कि भैया आप ये प्रार्थना करो कि तुरंत ये भूत यहाँ से चली जाए, क्योंकि आप जो मन में सोचते हो वो पूरा होता है ना। आप तुरंत प्रार्थना कीजिए भैया, भैया जल्दी कीजिए, देर न कीजिए। अपने छोटे भाई की सलाह सुनकर हरि तुरंत प्रार्थना करता है कि ये भूत यहाँ से चला जाए। जैसे ही वो प्रार्थना करता है, भूत की जगह उसकी पत्नी सामने आ जाती है और वो अपने पति से पूछती है, अरे आप इस तरह मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, वरलक्ष्मी। अपनी पत्नी को देखकर हरि शांत हो जाता है, लेकिन उसे अपनी अब तक की हुई गलतियों का एहसास होता है। मेरे पिताजी जानते थे कि मैं गलत हूँ और मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए ही उन्होंने ये किया होगा। फिर हरि पूरी तरह से बदल जाता है और अपने भाई को गले लगाता है और एक अच्छी लड़की देखकर धूमधाम से उसकी शादी करवाता है और पिताजी की इच्छा अनुसार जायदाद के 2 हिस्से करवाता है और दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।